बांग्लादेश, जिसकी पुरानी पहचान रही है उसकी हेरिटेज से, आर्ट और कल्चर से, मल्टी रिलीजियस हार्मनी से। मैं एक किताब पढ़ रही हूँ। ये किताब है एक जिंदगी काफी नहीं, आजादी से आज तक के भारत की अंदरूनी कहानी, कुलदीप नैयर की लिखी हुई। और इसमें एक लाइन है, बांग्लादेश की स्थापना के समय शेख मुजीबुर रहमान ने उसे एक इस्लामी राष्ट्र घोषित करने से इनकार कर दिया था। हालांकि उन पर देश के भीतर और मुस्लिम देशों का बहुत ज्यादा दबाव था। तो इस किताब से भी साफ है कि बांग्लादेश कभी इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनना चाहता था, लेकिन आज वही बांग्लादेश बदल चुका है। ये कहानी है एक देश की जिसका इतिहास, जिसकी संस्कृति और जिसकी पहचान सब कुछ कट्टरपंथ की भेंट चढ़ गए। बात शुरू करते हैं हाल की घटनाओं से। 7 सितंबर 2025 को जमाते इस्लामी ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को सीधे सीधे धमकी दी। जमात का कहना था कि प्राथमिक स्कूलों में डांस और म्यूजिक टीचर्स की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनकी जगह मजहबी शिक्षा देने वाले मौलवियों को नियुक्त किया जाए। जमात के महासचिव गुलाम परवार ने साफ शब्दों में कहा कि डांस या म्यूजिक देश के लिए आत्मघाती कदम है। बच्चों को इस्लामी शिक्षा देना ज्यादा जरूरी है। यानी जिस बांग्लादेश ने अपनी आजादी की लड़ाई ही संस्कृति बचाने के लिए लड़ी थी, आज वहां के बच्चों से उन्हीं कलाओं को दूर रखा जा रहा है। आज अगर आप ढाका और चिटगांव की गलियों में देखें तो माहौल वैसा बनता जा रहा है जैसा तालिबान वाले अफगानिस्तान में हुआ था। शिक्षा ही अकेला मोर्चा नहीं है। राजनीति और छात्र संगठनों की दुनिया में भी कट्टरपंथी ताकतें पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर सामने आ रही हैं। ढाका यूनिवर्सिटी, जो कभी हर आंदोलन का गढ़ रही है, वहां 9 सितंबर के छात्र संघ चुनाव में जमात इस्लामी की छात्र शाखा इस्लामी छात्र शिविर ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 1971 के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में कट्टरपंथी संगठन को प्रोग्रेसिव कैंपस के अंदर जगह मिली। ये जीत सिर्फ एक चुनाव का नतीजा नहीं है, बल्कि बड़े बदलाव का संकेत है। साफ पता चल रहा है कि बांग्लादेश का भविष्य किस ओर जा रहा है। इसकी दिशा अब यूनिवर्सिटी कैंपस बता रहे हैं। अब आप ये पूछेंगे कि ये घटनाएं अचानक कैसे हो गई। दरअसल इसकी नींव कई दशकों पहले रखी गई थी। 1972 के संविधान ने धार्मिक संगठनों पर रोक लगाई थी, लेकिन 1975 में शेख मुजीब की हत्या के बाद वो रोक हटा दी गई और 1977 से जमात इस्लामी जैसे संगठन फिर से सक्रिय हो गए। शुरुआत में तो वो यूनिवर्सिटी कैंपस में दबे छुपे घुसे, लेकिन आज उन्होंने वहां कब्जा जमा लिया है। इसका नतीजा है कि आज जब आप ढाका यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान में कट्टरपंथी छात्रों की जीत देखते हैं, तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल जीत नहीं है, ये सोशल माइंडसेट का बदलाव है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये जीत एक संकेत है कि आम चुनावों से पहले ही कट्टरपंथी शक्तियों ने देश के भविष्य की कमान अपने हाथों में ले ली है। कट्टरवाद की इस आंधी का असर अल्पसंख्यकों पर भी दिख रहा है। 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद हिंदू घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमले हुए। अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट कह रही है कि जुलाई और अगस्त 2024 में बांग्लादेश में 1400 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें 12 से 13% बच्चे थे। हजारों लोग घायल हुए और सुरक्षा बलों की गोली से ज्यादातर मौतें हुई। रॉयटर्स की रिपोर्ट में जिक्र है कि बांग्लादेश में 200 से ज्यादा घर और 15 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए। बांग्लादेश सरकार खुद मान चुकी है कि वहां 88 बड़े हमले हिंदू अल्पसंख्यकों और अन्य समुदायों पर हुए। भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले को लेकर चिंता जताई, लेकिन यूनुस सरकार का कहना है कि हिंसा के पीछे राजनीतिक कारण भी थे। इसको सिर्फ धार्मिक नजरिए से देखना सही नहीं है। पर सच ये है कि ये सब पीएम यूनुस की शह के बिना संभव नहीं है। 1971 में बांग्लादेश आजादी की लड़ाई इसलिए जीत पाया क्योंकि वहां के छात्र और समाज सेक्युलर, आधुनिक और प्रगतिशील सोच रखते थे। लेकिन 2024 और 2025 का बांग्लादेश उस दौर के बिल्कुल उलट दिख रहा है। नई पीढ़ी अब खुद को 1947 वाले पाकिस्तान मॉडल का वारिस मान रही है। जो लेफ्टिस्ट छात्र कभी कट्टरवाद के खिलाफ खड़े थे, वही आज कट्टरपंथियों के साथ खड़े हो गए हैं। अब सवाल उठता है कि इतना बड़ा बदलाव इतनी जल्दी कैसे हो गया? इसकी कई वजह हैं।
पहली वजह है वंशवाद की राजनीति। पिछले 30 साल में शेख हसीना और खालिदा जिया ने स्टूडेंट राजनीति को खत्म कर दिया। ढाका यूनिवर्सिटी का मशहूर छात्र संघ चुनाव 1991 से बंद हो गया। असली लीडरशिप पैदा होना बंद हो गई और इस खाली जगह का फायदा कट्टरपंथियों ने उठाया। दूसरी वजह है विदेशी फंडिंग। मिडिल ईस्ट से इस्लामिक कट्टरता फैलाने के लिए बेहिसाब फंडिंग हुई, जिसका फायदा जमात जैसे संगठन को हुआ और वो ऑर्गेनाइज तरीके से समाज में घुसे और धीरे धीरे युवाओं को अपनी विचारधारा के करीब कर लिया। 1 साल पहले वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ एक इंटरव्यू में मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के इतिहास को लेकर रीसेट बटन दबाने का जिक्र किया था। उस वक्त यूनुस से लोगों ने पूछा कि क्या वो बांग्लादेश का इतिहास मिटाने की बात कर रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि शेख हसीना से नफरत के चलते वो 1971 के मुक्ति संग्राम, बांग्लादेश के गौरवशाली इतिहास और बांग्लादेशियों की कुर्बानियों को भुलाना चाहते हैं। और देखिए, 1 साल हुआ है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले, कट्टर इस्लामी संगठनों की धमकियां, कैंपस चुनाव में फंडामेंटलिस्ट छात्रों की जीत और जमात इस्लामी का दबदबा। क्या रीसेट का मतलब बांग्लादेश को तालिबान मॉडल पर ढालना है? क्या आने वाले 2026 के चुनाव तक बांग्लादेश पूरी तरह कट्टरपंथियों के कब्जे में पहुंच जाएगा? या फिर वहां की जनता अपनी असली बांग्ला पहचान यानी संस्कृति, संगीत और उदार सोच को बचाने के लिए एक बार फिर आंदोलन करेगी?